मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. In this session, we'll be doing questions on percentages that have appeared in IPMAT Rohtak and JIPMAT examination. Start करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और साथ में सेशन को लाइक भी कर देना. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. So first question is from JIPMAT 2024. In a class 10th of 30 students, 24 passed in first division. In other class Y of 10th नहीं X था, तो in class X of 30 students 24 passed in first division and in other class Y of 35 students 28 passed in first division. और फिर हमें दो स्टेटमेंट गिवन आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो फर्स्ट केस यानी कि क्लास X में देयर आर 24 हु पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन आउट ऑफ 30. ठीक है, और हमें परसेंटेज ही कंपेयर करना है. 24/30 इज बेसिकली 4/5 एंड 4/5 इज 80%. 4 इंटू 100 दैट इज 80%. और सेक्शन वाई में, क्लास वाई में 35 स्टूडेंट्स में से 28 हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन. 28/35 दिस इज ऑल्सो 4/5 यानी कि दिस इज ऑल्सो 80%. ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन जरूर से अच्छे से कर लेना सो दैट चीज़ें तुम्हें क्लियर हैं. कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 दिस इज इक्वल टू 50%. ठीक है, 1/3 इज 33.33% एंड 2/3 इज जस्ट डबल ऑफ दैट. ठीक है, 1/4 25%, 1/5 is 20%. So 4/5 is 80%, 4 times of that. 1/6 is half of 1/3 and that is 16.66%. 1/7 14.28%. और फिर 1/8 हमारा half of 1/4, तो 1/8 is equal to 12.5%. 1/9 11.11% और 1/10 हो गया 10%. ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक हमारा परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन है उसको जरूर देख लेना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, जहाँ पे भी तुम्हें फ्रैक्शन दिखे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जहाँ पे भी हमें परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में आइडिया ले सको उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ ए अर्न्स 33 and 1/3% मोर देन बी, देन परसेंटेज बी अर्न्स लेस देन ए क्या होगा. ठीक है, ए कितना अर्न करता है 33 and 1/3% मोर देन बी. अब अभी हमने देखा कि 33 and 1/3% क्या होता है, दैट इज 1/3. दिस इज 1/3, तो ए अर्न करता है 1/3 मोर देन बी. यानी कि अगर बी का अर्निंग हमने 3 यूनिट्स मान लिया, 3 रुपीज़ मान लिया, तो ए का अर्निंग 1 रुपीज़ ज़्यादा है. इजंट इट सो? ये तो मतलब हुआ कि अगर बी अर्न करता है 3 रुपीज़ तो ए अर्न करता है 3 + 1 विच इज़ 4 रुपीज़. और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है देन परसेंटेज बी अर्न्स लेस देन ए. सो ए अर्न कर रहा है 4, बी अर्न कर रहा है 3, तो 1 लेस अर्न कर रहा है. बट अब क्या है, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमेशा क्या, परसेंटेज क्या है, रेशियो है, कंपेरिजन है. बट कंपेरिजन पहले वाले केस हमने कैसे किया, ए अर्न्स 1/3% मोर देन बी, तो पहले वाले केस में बेस हमारा क्या था, बी था, कंपेरिजन का बेस बी था. अब क्या है कि हाउ मच परसेंट बी अर्न्स लेस देन ए, तो बेस क्या है, बेस हमारा ए है. ए 4 अर्न करता है, बी 1 लेस अर्न करता है, यानी कि 1/4 will be the percentage which will be equal to 25%. Option B is the answer. Okay. Next question. A man pays 40 times the annual rate of rate to rent to purchase a building. The rate percent per annum he derives from this investment क्या होगा. पे करता है 40 times the annual rent to purchase a building और rate percent per annum he derives from this investment. So if the annual rent in this case if that is equal to ₹1, तो in that case purchase price क्या होगा, 40 times होगा, that is ₹40. 40 रुपीज़ का परचेज करके रेंट कितना मिल रहा है एक साल में, रेंट इन 1 ईयर इज ₹1. तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट से जो उसको रिटर्न मिल रहा है दैट विल बी रेट परसेंट. ठीक है, सो 1/40 मिल रहा है इफेक्टिवली उसको, क्योंकि रेंट मिल रहा है 1 रुपी एनुअल रेट रेंट और परचेज किया है 40 में, तो 1/40 इंटू 100 दिस इज 2.5%. 100/40 2.5%. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, अगर क्वेश्चन में मंथली दिया होता तो ध्यान रखना था कि अगर मंथली मेंशन होता कि यहाँ पे एनुअल रेंट लिखा हुआ है साफ साफ. ठीक है, और फिर पूछा है रेट परसेंट पर एनम, तो ये चीज़ें भी ध्यान दे लेना कि कभी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करना होगा तो बिल्कुल आसान सवाल में भी ऐसा हो जाएगा कि एनुअल की बजाय मंथली रेंट लिखा होगा और फिर यहाँ पे रेट परसेंट पर एनम होगा. तो ये चीज़ें ध्यान रखना. अगर मंथली होगा तो मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे और फिर उसके बाद में परसेंटेज निकालोगे. नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. अब गलत अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का कि सारे के सारे वैल्यूज़ को एक्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करो और अपना समय खराब करो, या फिर इस क्वेश्चन को स्किप कर दो. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे मैचिंग करना है तो हमेशा सबसे पहले ऑप्शंस को देखो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लियरली हमें ऑप्शन से दिख रहा है कि ए को या तो 2 से कनेक्ट किया या फिर 3 से कनेक्ट किया, तो ए इज ईदर कनेक्टेड विद 2 और विद 3, तो ए या तो 2 से कनेक्ट होगा या फिर 3 से होगा. ठीक है, तो और यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी हो जाए अप्रॉक्सीमेट करो.
अप्रॉक्सीमेट करो। ए का वैल्यू है 60% ऑफ 264, ठीक है, और 2 में वैल्यू आ रहा है 50% ऑफ 825.35, ठीक है। 50% रफली कितना होगा 825 का, क्योंकि सारी वैल्यूज दूर दूर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो 50% ऑफ 825 क्या होगा, रफली 412 के आसपास होगा, ठीक है, रफली 412 के आसपास होगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं थी, 400 मान लोगे चल जाएगा। और 3 में आ रहा है 15% ऑफ 1050, 1000 15% होता है 150, आइडिया होगा तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। 1000 का 15% कितना होगा भाई, 15% के लिए 1% देखो, 1% आ रहा है 10.56, या 10 आ रहा है रफली, 15% होगा 150, 15 टाइम्स, तो रफली 150 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा 150 से। और 60% 264 क्या है, 60%, 100% 264 है, तो उससे तो छोटा ही वैल्यू है, यानी कि क्लियरली ए इज कनेक्टेड विद 3, और 60% वैसे होता है 3/5, 3/5 इंटू 264, रफली ये 150 प्लस आएगा, यानी 160 के आसपास की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ए एंड 3 आर कनेक्टेड, और ए 3 से कनेक्टेड हो गया तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गए। ए 3 से कनेक्टेड है तो बी तो पक्का 4 से कनेक्टेड है। अब सी और डी में से देखना है कौन सा हमारा 1 से कनेक्टेड है, कौन सा 2 से कनेक्टेड है। अगेन सेम प्रोसेस करो, 2 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 412 आया है, ठीक है, 412 आया है, तो डी है 550% 250, यानी कि रफली 5 टाइम्स से भी ज़्यादा आ रहा है, तो क्लियरली सी एंड 2 विल बी मैचिंग, बिकॉज 2 में आ रहा है रफली 400, और सी है 85% ऑफ 485, यानी कि 85 485 से थोड़ा सा लेस होगा, 400 के आसपास होगा, तो सी एंड 2 आर मैचिंग एंड डी एंड 1 विल बी मैचिंग, तो C2 यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज अगेन कैलकुलेट नहीं करनी है हमें, अप्रॉक्सीमेट करके ही अपना आंसर फाइंड आउट करना है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। फिर सेकंड मान लो कि थोड़ी ऑप्शंस और क्लोज होते तो हमें ये भी आइडिया था कि ये 150 के आसपास है बट दिस इज ग्रेटर देन 150, ये 412 के आसपास है बट दिस इज ग्रेटर देन 412, तो वहाँ से रफ एस्टिमेशन है 20%, यानी कि और कैलकुलेट फिर भी करना पड़ता है एग्जैक्टली। तो कुछ वैल्यूज जो कि ईजी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू इज वेरी ईजी, 20% ऑफ 6875, यानी 6875 डिवाइड बाई 5 करोगे, ये वैल्यू भी मुश्किल नहीं है, डिवाइड बाई 2 ईजिली हो जाएगा, ठीक है। 412.5 और फिर 0.175, तो 412.675, दिस विल बी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी। ऐसे ये वैल्यू भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10% आ रहा है 105.6, और फिर 5% और ऐड करना है, 5% हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 52.8, तो 158.4। और बात ये नहीं है, जितना आसानी से हमारा काम चले उतना ईजी है, ठीक है, उतना अच्छा है। तो ये सब कैलकुलेशन भी हम क्यों करेंगे जब हमारा अप्रॉक्सीमेशन से ही काम चल रहा है, और एलिमिनेशन से काम हो जाएगा, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, three numbers a, b and c are such that a is 40% less than b and c is 40% of the sum of a and b. The difference between a and b is what percentage of c? c का क्या परसेंट होगा डिफरेंस बिटवीन a and b? तो a, b and c, a is 40% लेस देन b, 40% यानी कि कितना हुआ 20%, 1/5 होता है, 40% होता है 2/5, तो a इज 2/5 लेस देन b, यानी कि b अगर 5 है तो a उससे 2 कम होगा, तो a विल बी 3, सो इफ b इज 5 a विल बी 3। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि C इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का सम कितना आएगा 3 + 5 8 आ जाएगा, और C उसका 40% है, 40% है, तो 8 इंटू 0.4 कर दो, या 8 इंटू 2/5 कर दो, 16/5, तो 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, या फिर 16/5 आ जाएगा, जैसे भी समझो, ठीक है, 3.2 आ जाएगा, 8 इंटू 0.4। और फिर क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, तो ए और बी का डिफरेंस आ रहा है 2 का, 2 का आ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ सी, तो 2/3.2 इंटू 100, ठीक है, तो आ जाएगा 200/3.2, डेसिमल क्या 0 ऐड हो गया। अब कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, 1000/16, या फिर 125/2, 62.5% विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 62.5%, ठीक है। अदरवाइज फ्रैक्शन में देख लोगे तो चीज़ें तुरंत ही समझ में आ जाएंगी। एक बार तो प्रैक्टिस करें, 2/3.2 यानी कि दिस इज 20/32, जो कि होता है 5/8, और 5/8 इज 62.5%, ठीक है, 1/8 इज 12.5%, 2/8 तो पता ही है 25%, 3/8 इज 37.5%, देन 5/8 क्या है, 5/8 बेसिकली है 4/8 प्लस 1/8, 4/8 क्या है 1/2, 50% प्लस 1/8 हो गया 12.5%, यानी कि दिस इज 62.5%। सिमिलरली अगर 7/8 पूछे, 7/8 इज 1 माइनस 1/8, और 1 होता है हमेशा 100%, ठीक है, 1 इज 100% माइनस 12.5%, तो दिस इज 87.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट
वर्थ ₹5 lakhs इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर annum, यानी कि हर साल 10% से रेट डिक्रीज हो रहा है. इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू बी रिड्यूस्ड टू ₹3,64,500. 10% का डिक्रीज है, यानी कि 10% इज 1/10. तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1/10. यानी कि 10 अगर 10 यूनिट्स 10 रुपीज़ वैल्यू होगा तो 9 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और ऐसे ही हर साल होगा. तो ₹5 lakhs इज इनिशियल वैल्यू, और फिर हर साल डिक्रीज होकर 9/10 वैल्यू रह जा रही है. ठीक है, 9/10 रह जा रही है. तो n ईयर्स में क्या होगा, 9/10 टू द पावर n, दिस विल बी डेप्रिशिएटेड वैल्यू. Depreciated value, and this is equal to 3,64,500. ओके, 2 जीरो से गए 2 जीरो यहाँ पे, 5 से यहाँ बचेगा 1000, एंड दिस विल बी 729. सो 9/10 टू द पावर n आ गया इक्वल टू 729/1000, और 1000 हो गया 10 का क्यूब, 729 हो गया 9 का क्यूब. सो दिस इज 9 क्यूब बाई 10 क्यूब, यानी कि 9/10 होल क्यूब. तो n इज इक्वल टू 3 आ गया. ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, क्या है, क्लियर है. अगेन अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे भी देख सकते थे कि 5 लाख से हमने स्टार्ट किया. ठीक है, बट ये मेथड भी आसान है और ऐसे ही करोगे. बट द पॉइंट इज़ कि कई बार अगर परसेंटेज हमारे ज़्यादा लार्ज हैं तो अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो कि 5 लाख से स्टार्ट किया और एंड में वैल्यू हो गया हमारा 3,64,500, जो कि रफली हमारा 30% से छोटा वैल्यू है कि नहीं. रिडक्शन जो है, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन जो है, रिडक्शन के बाद में दिस इज 100%. तो दिस वैल्यू इज 70% से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यानी कि 73% के आसपास का वैल्यू है. तो 27% का रिडक्शन है. तो 10% अगर हर साल हो रहा है, बट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जब भी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो डिक्रीज वैल्यू है उसका 10% होगा. दैट इज वाई जो नेट रिजल्ट आएगा वो 30% से छोटा आएगा अगर 3 साल का है. तो अगर 2 साल का है तो नेट रिजल्ट 20% से छोटा आएगा. अगर 4 साल का है तो नेट रिजल्ट 40% से छोटा आएगा. ठीक है, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम रिडक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा ध्यान देना है, रिडक्शन के बाद में जो नेट अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट टाइप का मेथड से देखें तो उससे कम रिडक्शन होगा इफेक्टिवली, क्योंकि हर बार जो हमारा बेस है वो भी छोटा होता जा रहा है. दैट इज वाई बेस का 10% भी छोटा होता जाएगा. एंड हेंस यहाँ पे 27% डिक्रीज आ रहा है. तो रफली 3 ईयर्स का है मामला. 2 ईयर्स में 20% से छोटा होगा, 2 ईयर्स हो नहीं सकता. ठीक है, 4 ईयर्स में 40% छोटा होगा, बट 27% थोड़ी हो जाएगा. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अगर ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ से कि इजीली सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट करके देख पा रहे हैं तो वो तो वैसे ही कर लो. कभी कभी कैलकुलेशन मुश्किल होगा, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे ये आइडिया लगाना आसान हो पाएगा. Next question. A candidate scoring 25% marks in an examination fails by 30 marks, while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than those required to pass. अब एक तो फेल हो गया बाई 30 मार्क्स जिसने स्कोर किया 25%. ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमेशा जहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है दो वैल्यूज़ का, एक कोई मिडिल वैल्यू है उससे, तो वहाँ पे ट्राई टू मेक अ डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम. 25% मार्क्स जिसके आए हैं, ठीक है, अगर टोटल मार्क्स हमने मान लिया m है, टोटल मार्क्स आ रहे हैं, 25% मार्क्स वाला फेल्ड बाई 30 मार्क्स. 30 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स और आ जाते तो ही वुड हैव पास्ड. एंड द पर्सन हु स्कोर्ड 50% पास्ड बाई स्कोरिंग मोर 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स. तो 20 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे है. तो ओवरऑल गैप देख लो बिटवीन 25% और 50%. गैप कितना है, गैप है हमारा 50% माइनस 25%, यानी कि 25% ऑफ टोटल मार्क्स. दिस इज इक्वल टू दिस गैप 30 + 20. So this is equal to 30 + 20 यानी 50. दिस इज 50. 25% मार्क्स आर इक्वल टू 50. तो 1% कितना है, 1% मार्क्स दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, या तो यहाँ से निकालो कि m की वैल्यू कितना आएगा, m आ जाएगा हमारा 1% अगर 2 है तो 100% क्या होगा, 200 होगा. 25% अगर 50 है तो यहाँ से देख सकते हो कि 25% m/4 50 है तो m आ जाएगा 200. ठीक है, या तो ऐसे देख लो, और या फिर डायरेक्टली देख लो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है एंड में, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या है. सो ये तरीका ज़्यादा आसान है कि 1% ऑफ m इज 22. अगर 1% 2 है और 25% से 30 मार्क्स ज़्यादा आने में पास होगा तो 30 मार्क्स कितना परसेंट हो जाएगा, 30/2 यानी 15% हो जाएगा. 15% ऐड कर दोगे, 25 + 15 आंसर आ जाएगा. दैट पासिंग मार्क्स आर 40%. क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं, कितना परसेंट है, दैट इज वैल्यू 40%. अगर हमें इफेक्टिवली नंबर निकालना होता तो m की वैल्यू 200 आ गया, और फिर हमें कितना है, 25% आएगा 50. वैसे भी 25% तो खैर यहाँ से 50 आ ही रहा था.
ठीक है, तो 50 आ रहा है 25%, और फिर 50 में 30 ऐड कर दो, 80 मार्क्स विल बी पासिंग मार्क्स। ओके, और जितना सिंपल तुम्हें क्वेश्चन लगे उतना ज़्यादा कोशिश करना है कि कम से कम पेन और पेपर चलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाओ। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन तुम वैसे भी समझ सकते हो, 25% और 50% में गैप आया हमारा कितना, 25% का, और 30 और 20 50 मार्क्स का, यानी कि 1% इज 2, तो 30 मार्क्स हो जाएंगे हमारे इक्वल टू 15%, 25 प्लस 15 40% हो गया, डायरेक्टली मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जितना ज़्यादा पेन और पेपर चलाओगे उतना ज़्यादा हमेशा समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, तो टाइम बचाने का एक ही तरीका है, स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अपना पेन और पेपर कम से कम इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करो। बट ये है कि एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, ये नहीं कि दिमाग इस्तेमाल करो तो गलतियाँ करो। ओके, तो वो चीज़ दिमाग में रखना है। Next question. A candidate scoring X% marks in an examination fails by A marks, while another candidate who scores Y% marks gets B marks more than the minimum required pass. Same question है, बस इस बार वेरिएबल कर दिए हैं, नंबर्स एक्चुअल देने के बजाय वेरिएबल कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स अगेन मान लेते हैं इक्वल टू M होगा। दो सिनारियो है हमारे, फर्स्ट सिनारियो में X% मार्क्स स्कोर किए हैं और फेल किया है बाई A मार्क्स, तो गैप आया है A मार्क्स का, दिस इज पासिंग मार्क्स। सेकंड केस में क्या है, Y% मार्क्स स्कोर किए हैं और he has passed by scoring B marks more than the passing marks. अगेन चेक द गैप, तो गैप कितना है हमारा, Y% माइनस X%, तो दिस इज Y माइनस X% ऑफ M, दैट इज इक्वल टू A प्लस B। और परसेंट हमेशा कैसे लिखोगे, परसेंट अगर हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 करोगे, तो Y माइनस X बाई 100 इंटू M, दिस इज A प्लस B। ठीक है, सो M हमारा इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B इंटू 100 डिवाइड बाई Y माइनस X, तो दिस इज द आंसर, 100 टाइम्स A प्लस B अपॉन Y माइनस X, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी परसेंटेज हटाओगे तो हमेशा 100 से डिवाइड करोगे, और जब भी परसेंटेज हमें लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 इन अ ईयर, द नंबर ऑफ मेल्स वर टू इंक्रीज बाई 5% एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाई 3% एनुअली, द पॉपुलेशन वुड ग्रो to 5202 at the end of the year if m is the number of males and f is the number of females in the village, तो m और f का वैल्यू क्या होगा रिस्पेक्टिवली, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। ठीक है, तो एक तरीका है इसका, इस क्वेश्चन का, कि हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें, जो कि स्लाइडली लार्जर तरीका है, क्योंकि उससे आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं समझ के। ठीक है, तो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में प्रॉपर तरीका समझेंगे। तो हमें गिवन क्या है, टोटल पॉपुलेशन है 5000 और मेल्स हैं m, फीमेल्स हैं f, तो इनिशियली क्या है m प्लस f। ठीक है, अब देखो इन अ ईयर द नंबर ऑफ मेल्स वर टू इंक्रीज बाई 5% और 3%, और उसके बाद में पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, अभी तो क्या है, अभी पॉपुलेशन m और f 5000 ही है, तो m प्लस f दिस इज इक्वल टू 5000। एक साल बाद क्या होगा वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हमारा मेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज किया 5% से, यानी कि 1.05 m हो जाएगा इन दैट केस, प्लस फीमेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज किया 3% यानी 1.03 m हो जाएगा, सॉरी 1.03 f हो जाएगा, एंड दैट विल 5202। ठीक है, या तो ये इक्वेशन लिखो या डायरेक्टली लिख सकते हो कि 5% इंक्रीज किया है मेल का पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5% यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 5m/100। ठीक है, 5m/100, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज देख लो कि यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे है 5202, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज देख लो। ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंस आ रहा है हमारा 202 का, और डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज मेल्स का पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल्स का पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 3%, तो 5% ऑफ m या 5m/100 प्लस 3f/100, दिस इज इक्वल टू 202। और इसके बाद में हमें पता है m प्लस f है 5000, तो यहाँ से वी कैन रिप्लेस f विथ 5000 माइनस m, तो रिप्लेस कर दो। ठीक है, हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो 1.05 m प्लस 1.03 इंटू 5000 माइनस m, दिस इज 5202। ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आसान होगी कि नंबर सिंपल रहेंगे, यहाँ भी खैर मुश्किल नहीं है, बट अगर थोड़े से नंबर्स टिपिकल हो जाएंगे तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लार्जर नंबर होंगे। तो 1.05 m माइनस 1.03 m प्लस 1.03 इंटू 5000। ठीक है, तो 2 जीरो हटाओ, डेसिमल को हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 50 इंटू 103 कितना होगा, दैट विल बी 5150, 5150, दिस इज 5202।
तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा इक्वल 52। सो यहाँ पे आएगा 0.02 m, दिस इज इक्वल टू 52, और 0.02 m हो गया हमारा इक्वल टू, डेसिमल हटाया, डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो ये 2m इज 5200, सो m आ जाएगा 2600। ओके, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो, तो f को रिप्लेस करते 5000 sm से, और बाकी कहानी सेम ही थी, सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल तरीका, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट प्रॉपर मेथड क्या होगा, ये देखो, जब भी दो चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं और इफेक्टिव इंक्रीज हम देख रहे हैं इसी वैल्यू में, तो हमारा पॉपुलेशन विलेज का था 5000, बढ़ के हो गया 5202, एंड मेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5%, फीमेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 3%। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर सबका पॉपुलेशन, मेल्स का पॉपुलेशन अगर 5% इंक्रीज किया है और फीमेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज किया है 3% से, तो देखो मेल्स का 5% यानी कि 3% से इनका भी इंक्रीज किया है और 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज किया है, यही तो है भाई। मेल्स का पॉपुलेशन 3% तो इंक्रीज किया ही किया है, एडिशनली 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज किया है, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, सो बस तुम क्या करो, सबका पॉपुलेशन पहले तो 3% से इंक्रीज कर दो। पूरा पॉपुलेशन 5000 है, इंक्रीज इट बाई 3%। ठीक है, इंक्रीज इट बाई 3%, या फिर गैप देख लो कि गैप आ रहा है हमारा 202 का, और 5000 का 3% कितना है, 5000 का 3% इज इक्वल टू 150, 1% है 50, 3% हो गया 150, यानी कि पॉपुलेशन अगर पूरा का पूरा 3% इंक्रीज करता तो इंक्रीज करता 150 से, बट एक्चुअल इंक्रीज इज 202। एक्चुअल इंक्रीज हमारा 202 है। क्यों है एक्चुअल इंक्रीज 202? बिकॉज मेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5%, यानी कि मेल्स का पॉपुलेशन 2% एक्स्ट्रा से इंक्रीज किया है, तो 150 इंक्रीज आया हमारा जब हमने सिर्फ पूरी की पूरी पॉपुलेशन को 3% इंक्रीज कराया। और अगर एक्चुअल इंक्रीज देखें तो एक्चुअल इंक्रीज हमारा आया 202 का। तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज आया क्यों आया, 62 का, सॉरी 52 का एक्स्ट्रा इंक्रीज आया, 52 का, नॉट 62, 150 से 52 ज़्यादा इंक्रीज आया, और ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज आया है ये आया है बिकॉज ऑफ 2% इंक्रीज इन द मेल पॉपुलेशन। ठीक है, सो 2% ऑफ मेल पॉपुलेशन, दिस इज 52। ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे पहुंचे ना, ये डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ से, और ये वैसे ही दिख जाएगा जब एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें ये दिखना शुरू हो जाएगा कि 5000 3% से तो सबका इंक्रीज हुआ है, तो 3% 150 हो गया, टोटल इंक्रीज आया 202 का, 52 का इंक्रीज आया बिकॉज ऑफ 2% मेल पॉपुलेशन, तो 2% ऑफ एम दैट इज 52, यानी एम बाई 50 इज 52, तो एम इज इक्वल टू 52 इंटू 50 विच इज 2600, मेल पॉपुलेशन 2600, रिमेनिंग आ जाएगा फीमेल पॉपुलेशन 2400, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से ही ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन मिनिमल हो, कम से कम हो, और हमें ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन ना फॉर्म करनी पड़े। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज एक्स। अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बट क्योंकि वेरिएबल्स हैं और कंफ्यूज कर सकता है, फंस सकते हो, तो एक बार थोड़ा सा टाइम लेके समझ के करने की कोशिश करो इसको। क्वेश्चन बहुत आसान, स्पेशली ऑप्शंस के साथ और आसान हो जाता है, अगर ऑप्शंस नहीं दिए होते तो शायद मुश्किल होता। ठीक है, कि एक्स परसेंट ऑफ वाई, और ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग भी नहीं है, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, देन व्हाट परसेंट ऑफ जेड इज एक्स। तो एक्स परसेंट ऑफ वाई है जेड, यानी वाई इंटू एक्स परसेंट, यानी क्या होगा, एक्स बाई 100, दिस इज इक्वल टू जेड। और फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंट ऑफ जेड इज एक्स, तो जेड का कितना परसेंट एक्स है, तो एक्स के अलावा बाकी सब कुछ लेके चले जाओ राइट हैंड साइड पे, एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू 100 डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, पहले जो है परसेंटेज को हटा के नंबर में लाना था, तो क्या किया हमने, डिवाइड बाई 100 किया। अब यहाँ पे परसेंटेज लाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तब तो आएगा परसेंटेज। सो जेड विल बी इक्वल टू दिस परसेंट, सॉरी एक्स विल बी इक्वल टू जेड का दिस मच परसेंट, एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू 100 स्क्वायर बाई वाई परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। या ये भी कह सकते थे कि एक्स इज इक्वल टू 100 स्क्वायर बाई वाई का जेड परसेंट, क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, बट बात यह है कि ए का बी परसेंट या बी का ए परसेंट, बात तो एक ही है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, बस ये बात ध्यान रखनी कि जब भी हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स जेड, अगर हमने ये कहा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जेड। ठीक है, और इफ एक्स इज इक्वल टू जेड, यानी 1 टाइम्स जेड है तो 100% इक्वल है, के टाइम्स है तो के इंटू 100% होगा। सिमिलरली यहाँ पे 100 बाई वाई टाइम्स था, तो 100 बाई वाई इंटू 100% होगा। ओके, ठीक है।
Next question. In a factory, there are three types of machines, B1, B2, and B3, which produce 20%, 15%, 32% of the total products, respectively. Further, machines B1, B2, and B3 produce 3%, 7%, and 2% defective products, respectively. To find the percentage of non-defective products. Percentage of non-defective products हमारे कितने होंगे? Okay. कैसे करेंगे? तो there are three machines, B1, B2, and B3. और B1 प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स, B2 प्रोड्यूस करता है 15% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स, एंड B3 प्रोड्यूस करता है 32% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दिस इज देयर शेयर इन प्रोडक्शन. Then machine B1, B2 and B3 produce 3%, 7%, 2% defective products respectively. मशीन B1 प्रोड्यूस करता है 3% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, तो आउट ऑफ 20% 3% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे. तो कितना डिफेक्टिव हो जाएगा? डिफेक्टिव 20% का 3% होगा ना, 20% का 3% होगा. ठीक है, डिफेक्टिव जो होगा वो होगा 20% का 3%. सो दैट विल बी 20 माइनस 3%. कितना होगा? 20 माइनस 20 इंटू 3/100, लेकिन दैट विल 20 माइनस 0 पॉइंट. अगर हम नॉन डिफेक्टिव निकालें, पहले डिफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं फिर नॉन डिफेक्टिव निकालते हैं. ठीक है, 20% हमारा टोटल का 20% इज शेयर ऑफ B1. और B1 और डिफेक्टिव कितना आएगा? 3% आएगा. तो डिफेक्टिव हो जाएगा 20 इंटू 3/100, 60/100, दैट विल बी 0.60. दिस इज डिफेक्टिव इन परसेंटेज. तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा हमारा 20 माइनस 0.6, 19.4%. सिमिलरली B2 में 15% का 7% इज डिफेक्टिव, तो 15 इंटू 7/100, दिस इज 1.05%. So 15 minus 1.05, this will be 13.95%. नॉन डिफेक्टिव. 32% का 2% इज डिफेक्टिव, यानी कि 1/50. 32/50, दिस विल बी 0.64%. 32 माइनस 0.64 आ जाएगा 31.36%. तो टोटल नॉन डिफेक्टिव इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री मशीन्स विल बी 19.4 प्लस 13.95. 19 और 14 हो गया हमारा 33.35, और फिर 64.71%. जो रफली 64% के पास है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा लैंग्वेज जो इस क्वेश्चन का डाइसी है. ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा. ओके, क्लियर है. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. सो these are all the questions of percentages from previous years from IPMET and JPET examination. I believe कि सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मैसेज करना. और सेशन पसंद है तो उसको लाइक जरूर करना है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना. एंड फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ADITY. अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना. चलो, इतना ही रखता है. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.